अरे अरे, कहाँ चली महारानी? बिना किसी को बताए कहाँ चली जा रही है? और देखो तो बेशर्म को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। देखो तो अभी बिट्टू को गए पूरा 1.25 महीने बीते नहीं और इसे मटक कर बाहर जाने की बेचैनी हो रही है। नया जमाना आ गया दैया रे। अरे जीजी, ये आज के जमाने की बहू है, इससे क्या पतिव्रता होने की उम्मीद लगा रही हो? आप ही बताओ, इसके रंग ढंग पहनावा देखकर कोई कह सकता है? अभी महीने भर पहले आदमी मरा है इसका। बुरा मत मानना भाभी, आपकी बहुरिया के रंग ढंग देखकर तो पहले भी कोई नहीं कह सकता था कि ये सुहागन है। देखे थे मैंने इसके रंग ढंग, हमेशा फीके रंग पहनती थी। सुहागनों की तरह लाल गुलाबी रंग से तो न जाने कौन सी दुश्मनी थी इसकी। सिंदूर तो यूं चुटकी में भर के बालों में छुपा कर लगाती थी कि किसी की नजर ना पड़ जाए कि शादीशुदा है। जरा सी छींट बराबर बिंदी और चूड़ी तो आपकी बहू के हाथ में कभी देखी नहीं मैंने। अरे जीजी, क्या बताओ, मेरे भाग फूट गई, इकलौता बेटा था मेरा, दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मुझे क्या पता था इस करमचली को घर लाकर अपने बेटे की जिंदगी में ग्रहण लगा रही हूँ मैं। अरे इससे शादी क्या हुई, मनहूसियत आ गई मेरे घर में। ठीक कह रही हो आप, सब मेरी गलती है, मैंने इसकी लगाम टाइट ना रखी। साल भर में एक करवा चौथ का व्रत रखने को बोलती थी इसे, उसमें भी ऐसे हाय तौबा मचा देती थी। मेरा छोरा सारे दिन इसके आगे पीछे घूमता था। कभी सच्चे मन से पति के लिए कोई पूजा पाठ किया होता ना, तो आज ये मनहूस शक्ल लिए मेरे सामने ना खड़ी होती। अरे तेरी तो शक्ल देख देख कर जान चले है मेरी। माँ जी, सिर्फ आपने अपना बेटा नहीं खोया, मैंने भी अपने पति को खोया है, और मेरी तो जिंदगी की सारी आस ही चली गई। और व्रत रखने के लिए वही मना करते थे मुझे। खाली पेट तबीयत बिगड़ जाती है मेरी, इसलिए कसम देकर व्रत रखने को मना कर देते थे। मरी तो फिर भी नहीं ना, तेरे जैसी नाटकबाज को खूब जानू, बीमारी का बहाना तू बना रही इतने साल से, और चला गया मेरा हट्टा कट्टा गबरू जवान। तुझे बड़ा जोर पड़ता था ना मेरे बेटे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने में और हाथ में लाल चूड़ियां पहनने से। अरे तो खुश हो जाना, सुन ली तेरी भगवान ने। अब सारी उम्र रहना ऐसे ही सुनी मांग और खाली हाथों के साथ। बड़ी मॉडर्न बनी फिरती थी ना, फीके रंग पहनना, सिंगार ना करना, पढ़े लिखे की निशानी होवे ना, तो ले चला गया मेरा छोरा। अब सारी जिंदगी अपनी पढ़ाई लिखाई लेकर बैठी रह। सास की बात सुनकर बहू सुनैना हिचकियां लेकर रोने लगती है और अपना आंचल मुंह में ठूस कर किसी तरह खुद को संभाल कर अपने कमरे में लौट आती है। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? दादी ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, तुम सो जाओ, सब ठीक है। नहीं, दादी हमेशा आपको कुछ न कुछ कहती रहती है और आप हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करती हो। जब से पापा गए हैं दादी रोज आपको रुलाती है। काश पापा हमारे साथ हमेशा रहते तो कितना अच्छा होता ना। माँ पापा के सामने दादी आपको कुछ नहीं कहती थी। रानी की बात सुनकर सुनैना रानी को गले लगाकर और भी जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, हमारी किस्मत भी खराब है, दादी को क्या दोष दूं। ऊपर वाले ने ही मेरी किस्मत में उम्र भर का दुख लिख दिया है। तुम्हारी दादी की बातें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, वो तो हमारी अपनी है, दिल से बुरा नहीं चाहती। लेकिन ये दुनिया तो जैसे हमारे जैसे अकेली औरतों के लिए अभिशाप है। समझ नहीं आता पहाड़ जैसा जीवन कैसे पार होगा। माँ आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना आपके साथ। जब भी दादी आपको डांटे ना, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, जैसे हम अपने टीचर की डांट को इग्नोर कर देते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची, आगे से माँ कभी नहीं रोएगी। बस तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, हम दोनों है ना, मिलकर ये समय भी निकाल लेंगे। माँ गांव में मेरी सहेलियां कह रही थी कि अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे बापू नहीं रहना, इसलिए मुझे घर में रहकर बस माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना सीखना होगा। क्या मेरी सहेलियां ठीक कह रही थी माँ? लेकिन बापू तो कहते थे पढ़ा लिखा कर मुझे पायलट बनाएंगे और शहर में बड़े बड़े कॉलेज में मेरा दाखिला कराएंगे। भगवान ने बापू को हमसे क्यों छीन लिया? माँ मैंने वादा किया था बापू से कि मैं सारी दुनिया में उनका नाम रोशन करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। रानी बेटा, तेरे बापू ने जो तेरे लिए सपने देखे थे ना, वो सारे सपने पूरे होंगे तेरे। बापू चले गए तो क्या हुआ, तेरी माँ तो जिंदा है ना। अब तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। और गांव में अपनी सहेलियों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कर। हाँ सच में माँ? हाँ, अब बस बहुत हो गया,
बहुत आंसू बहा लिए हमने अपनी किस्मत पर। अब अगर मुझे अपनी बेटी की किस्मत बदलनी है तो आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके घर के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बेशक मैंने अपने पति को खोया है, लेकिन ये नन्ही सी बच्ची रानी, इसके दुख का अंदाजा तो मैं लगा भी नहीं सकती। इतनी छोटी सी उम्र में इतना पहाड़ जैसा दुख दे दिया इसे भगवान ने। उसका दुख बढ़ाने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफें कम करने के बारे में ध्यान दूंगी। कुछ काम धंधा ढूंढना होगा। इस घर की 4 दीवारों में बंद होकर रहूंगी ना तो मेरी बेटी की किस्मत भी काले अक्षरों में लिख ली जाएगी, जो मैं जीते जी तो होने ना दूंगी। परंपरा और रीति रिवाज के बोझ में दबा एक छोटा सा गांव रतला। इसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था सुनैना। छोटे शहरों में सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। सुनैना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन बिरादरी के लोगों के बार बार दबाव देने के कारण सुनैना के बाबूजी ने जल्दी ही देवेश नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया और 19 साल की छोटी सी उम्र में शादी करके वो देवेश के यहाँ आ गई। देवेश बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी भी लड़की को अपने सपने का राजकुमार सच में मिल जाए। उसका दुख दर्द समझने वाला, उसकी पसंद नापसंद को अहमियत देने वाला। एक छोटे से गांव में रहकर भी देवेश ने कभी अपनी पत्नी पर सामाजिक बंधनों का कोई दबाव नहीं डाला। शादी के बाद, हे राम, अरे तेरे माँ बाप ने क्या 2 पैसे की अकल सिखाकर नहीं भेजा तुझे? शादी को अभी 2 दिन हुए नहीं और इस महारानी ने शादी का चूड़ा सिंगार सब उतार दिया। अरे इसे देखकर कौन कहेगा कि ये अभी 2 दिन पहले ब्याह करके हमारे घर आई है? अरे लड़की, ये अपशगुन होवे। सास की कड़ी आवाज सुनकर सुनैना भीतर तक कांप गई थी। इससे पहले कि सास उसे खरी खोटी बातें सुनाती, पति देवेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ ना होता ये शगुन अपशगुन। मैंने भी तो अपनी शादी की सगाई की अंगूठी चेन सब उतार दिए। मेरे जेवर उतारने से अपशगुन नहीं होता क्या? सारे अपशगुन औरत के साथ ही जुड़े हैं। उसे आराम नहीं मिल रहा था इतने भारी कपड़े और गहनों में, इसलिए उसने उतार दिए। और ठीक ही है ना, जब उसे ना पसंद हो तो तू क्यों जोर जबरदस्ती करे? सादगी में ही सुंदरता होती है माँ, ये बात गांठ बांध ले। आया बड़ा मुझे पाठ पढ़ाने वाला, सादगी में सुंदरता। ये पहली बार था जब सुनैना के दिल को छुआ था देवेश ने, और यहीं से शुरुआत हुई थी सुनैना और देवेश के प्यार की। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन देवेश की समझदारी और सुनैना की सादगी से जल्दी ही दोनों के बीच में गहरा प्यार पनप गया था। साल भर के अंदर ही सुनैना एक प्यारी सी बेटी की मां बनी और सुनैना और देवेश ने अपनी बेटी रानी को ही अपना पूरा संसार समझ लिया। देवेश दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। अपनी बेटी रानी को वो परियों की तरह प्यार करता और लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाकर मजबूत बनने की प्रेरणा देता। एक सुंदर खुशहाल परिवार था सुनैना, देवेश और रानी का। लेकिन कहते ना, कभी कभी खुशियों को न जाने किसकी काली नजर लग जाया करती है। शादी के पूरे 8 साल बाद देवेश की अचानक मौत हो गई और वो सुनैना और रानी को रोता बिलखता अकेले छोड़ गया। आज के दिन मैं ये पूछ रही हूँ, कल भी कहीं जाने को चौखट से बाहर पैर बढ़ाया था ना तूने? जो मैंने टोका तो वापस घर को लौट गई। आज फिर कहीं जाने की तैयारी में लग रही है। तेरे मन में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को अभी महीना भी नहीं बीता और तेरे कदम डगमगाने लगे? छी, कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं आप? देवेश चले गए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अधूरी है और अब उनके जाने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊं। अच्छा, कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी तू? जरा बता तो। खेतों में जाकर हल चलाएगी क्या? 12वीं तक पढ़ी हूं मैं। मेरे बापू ने कंप्यूटर भी चलाना सिखाया था मुझे। मैं देखूंगी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है। देवेश के जाने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? रानी हमारी कुछ नहीं लगती क्या? तू बाहर जाकर 4 पैसे कमाएगी तभी तेरी बेटी पढ़ेगी। अरे हम सब देख लेंगे, तू जाकर अपना काम कर। आप समझ नहीं रही है माँ जी, देवेश के जाने के बाद अब मेरे पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। आज अपने दम पर चलना नहीं सीखूंगी तो कल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप और बाबूजी तो हो ही, लेकिन ये संघर्ष तो मेरा ही है ना। भरोसा रखना, आपकी बहू कोई गलत काम करने नहीं जा रही है। एक तरफ सुनैना अपनी 7 साल की बच्ची के लिए घर की दहलीज पार करके बाहर निकल गई थी, वहीं दूसरी ओर नारायण प्रसाद जी जवान बेटे को खोने के गम से उभरने का प्रयास कर रहे थे। आजकल मेरा काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ साल पहले तक तो हमारे जैसे बिचौलियों के माध्यम से ही गांव में सब शादी ब्याह हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये कंप्यूटर का जमाना आ गया। हमारी तो डिमांड बहुत कम रह गई है। अब इस रिश्ते कराने वाले काम से घर चलना तो बड़ा मुश्किल है।
बहू, तू कह रही थी ना तुझे कंप्यूटर चलाना आता है, और आजकल ये रिश्ते कराने वाले काम में भी ना कंप्यूटर की बड़ी जरूरत होती है। गांव में भी सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगे हैं। अब किसी को लड़के लड़की का रिश्ता लगवाना होता है तो इस कंप्यूटर में ही समझो सारे रिश्ते तय हो रहे हैं। लेकिन हम ठहरे अनपढ़ आदमी हैं, हमें कहाँ कंप्यूटर चलाना आता है। इसी चक्कर में सारा काम भी चौपट हो गया है। हम कह रहे हैं कि बहू, शाम में कुछ देर काम में हमारी मदद कर दिया करो, हो सकता है मेरा काम फिर चल निकला। हद करते हैं आप। आधे से ज्यादा गांव की शादी करवाई है आपने, अब आपको रिश्ते कराने बहू से सीखने पड़ेंगे क्या? अरे भाग्यवान, समय बदल रहा है, और इस बदलते समय के साथ जो अपने आप को बदल लेता है ना, वही फायदे में रहता है। वरना कल को भूखे मरने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि इस उम्र में मुझसे खेती नहीं होने वाली। और जिसे हम अपने बुढ़ापे की लाठी समझ कर बैठे थे, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। ये सब बातें करके अपने मन को दुखाइए मत बाबूजी, मैं हूं ना, अब मैं ही हूँ आपका बेटा। आप बताइए मुझे क्या काम है? हाँ बेटा, ये लो, ये सक्सेना जी है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई लड़की पूछी थी। अंग्रेजी में कुछ पता देकर कह रहे थे जो भी लड़की के बारे में जानकारी मिले इस पते पर भिजवा दूं। कल पप्पू डाकिया से इस एड्रेस के बारे में पूछताछ करी थी हमने, तो डाकिया बाबू कहने लगे ये कोई घर का एड्रेस ना है, ये कोई ईमेल है। बाबूजी, ये ईमेल एड्रेस है। अब आपके पास जो भी कोई रिश्ते के लिए आए ना, तो ये अपना ईमेल एड्रेस लिखकर आपको दे रही हूँ। आप उनकी जानकारियां इस पते पर मंगवा लीजिए, और लड़का लड़की के भी ईमेल पते ले लिया कीजिए। उनके पते पर मैं सारी जानकारियां भेज दिया करूंगी। ऐसा करने से 1 मिनट में ही कोई भी किसी के बारे में जान सकता है। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ सक्सेना जी भी बता रहे थे। ये तो बड़ी कमाल की चीज है भाई। बहू सुनैना ने बाबूजी का काम बहुत आसान कर दिया था। बाबूजी लगभग पिछले 30 सालों से आसपास के गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करा रहे थे। लोगों का उनके ऊपर भरोसा तो बहुत था, लेकिन सारी दिक्कत तकनीकी ज्ञान पर आकर अटक रही थी, जिसे अब बहू सुनैना ने दूर कर दिया था। एक बार फिर से नारायण बाबू के पास रिश्तों के लिए लाइन लगने लगी थी। बहू, काम बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले महीने 2 रिश्ते कराए मैंने। ये लो, 2100 लड़की वाले देकर गए हैं, और ये 5100 शगुन लड़के वालों का। चलो सही है, सब्जी भाजी का खर्च निकाल लेते हो, ये क्या कम है? कुछ दिन बाद। अरे बहू, आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गई तुम। आज स्कूल की आधी छुट्टी हो गई क्या? हाँ बाबूजी, आज आधी छुट्टी थी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? बेटा, सड़क की तरफ जो पटेल साहब रहते हैं ना, उनका बेटा है आशीष। शहर से पढ़ लिख कर आया है। पटेल साहब जिद लिए बैठे हैं कि अब जल्द से जल्द मैं उनके बेटे का रिश्ता कराऊं। तो ये तो अच्छी बात है ना बाबूजी। कितने सारे प्रोफाइल तो आए हुए हैं हमारे पास, दिखा दीजिए। कैसी लड़की पसंद है उन्हें मुझे बताइए, मैं कोई अच्छा सा प्रोफाइल मिला कर देती हूँ। आपने बताया लड़का पढ़ा लिखा है, तो ये शालिनी कैसी रहेगी? अरे बेटा, वो तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं है। पहली नजर में देखते ही साफ मना कर देता है। पता नहीं कौन सी अप्सरा ढूंढ रहा है। अरे बाबूजी, जाने दीजिए ना, हो सकता है शहर में कोई पसंद करके आया हो, इसलिए यहाँ बस अपने पिताजी का मन रखने के लिए लड़कियां देख रहा हो, और बाद में कह देगा उन्हें आपकी दिखाई लड़कियां पसंद नहीं आई, इसलिए गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये तूने पते की बात बताई बहू, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फोटो दिखाने के बाद भी किसी लड़के को कोई लड़की पसंद ना आई हो। आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं बाबूजी, ये शहर वालों का ना कुछ पता नहीं होता। आप एक बार कल जाकर काका से मिल लीजिए और उनके बेटे का मन जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप उसके लिए यहाँ पर लड़कियां ढूंढने में पसीना बहा रहे हैं और वो साहब शादी करने की इच्छा ही ना रखते हो। बहू की बात मानकर अब तो अगले ही दिन नारायण जी पटेल साहब को फोन मिलाते हैं। पटेल साहब, हम आपके बेटे से एक बार आमने सामने मिलना चाहते हैं। वो क्या है ना, एक बार आमने सामने मिल ले तो बेटे की पसंद को और बारीकी से जान पाते। ठीक है, आप आ जाइए, और हाँ, हो सके तो लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी साथ ले आइएगा। हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद आई जाए। नारायण जी ने जितनी भी लड़कियों की तस्वीर थी सभी अपने झोले में रखी और पटेल बाबू के घर की ओर निकल गए। जो नारायण जी ने सोचा था वही हुआ। पटेल बाबू के बेटे आशीष ने एक एक करके सारी लड़कियों की तस्वीर देखी और बिना झिझक के हर तस्वीर को देखकर ना में गर्दन हिला दी। बेटा, हमारे घुटनों में तकलीफ हो रही है, हमें घर तक छोड़ दोगे क्या? जी काका, मैं अभी बाइक पर आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। आशीष बेटा, एक बात पूछूं? हो सकता है अपने पिताजी के दबाव में तुम खुलकर बता नहीं पा रहे हो, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते।
इसीलिए हर लड़की को देखकर इनकार कर देते हो। कहीं शहर में कोई और तो पसंद नहीं कर रखी आपने? देखिए, हम आपके बाबूजी से कुछ कहने वाले नहीं है, बस अपनी भाग दौड़ बचाना चाहते हैं। अरे नहीं काका, शहर में तो कोई पसंद करके नहीं आया हूँ। शादी तो गांव की लड़की से ही करेंगे, बस जिसे मेरी नजर ढूंढ रही है ना, वो मिली नहीं अभी तक। फिर ठीक है, तब तो हम प्रयास कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारा घर आ गया, हमें यहीं उतार दो। अब यहाँ तक आए हो तो आओ, एक गिलास लस्सी भी पी लो, हमें अच्छा लगेगा। नारायण जी के कहने पर आशीष ने बाइक घर के बाहर खड़ी करी और खुद आकर बैठक में बैठ गया। सुनैना बेटा, 2 गिलास ठंडी लस्सी ले आना जरा। जी बाबूजी। कुछ ही देर में सुनैना लस्सी लेकर बैठक में आई। सुनैना को हाथ में लस्सी की ट्रे लेकर खड़ा देख आशीष अचानक से कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम यहाँ? बेटा, यही तो है वो पटेल साहब के सुपुत्र आशीष बाबू। मुझे घर तक छोड़ने आए थे तो मैंने सोचा अंदर बुला लूं। तुम पहले से जानती हो क्या इन्हें? अरे नहीं बाबूजी, ना मैं जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ। आप लस्सी पीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। माफ कीजिए बेटा, पता नहीं, आमतौर पर तो ऐसा बर्ताव नहीं करती, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया। कोई बात नहीं काका, मैं चलता हूँ। और हाँ काका, ज्यादा मेहनत मत करिएगा। आप ठीक कह रहे थे, मेरी पसंद की लड़की इन तस्वीरों में नहीं है। आप बस आराम करिए। प्रणाम। सुनैना बेटा, इधर आओ। क्या बात है, आशीष को देखकर तुम इतनी नाराज क्यों नजर आ रही थी? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे बाबूजी छोड़िए ना, इसके चक्कर में मत पड़िए। इसे कोई शादी वादी नहीं करनी, इसे छोड़िए और कोई और काम देखिए। 2 हफ्ते पहले सुबह 7 बजे सुनैना तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने पास आकर कीचड़ के गड्ढे से कीचड़ उछाला और वो सुनैना के कपड़ों पर जा गिरा। ए मिस्टर, गाड़ी देखकर चलाओ, अंधे हो क्या? अब मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। इस गांव में कहीं पर भी अचानक से कीचड़ तो कभी गड्ढा सामने आ जाता है, और तुम भी तो बिजली की स्पीड से भागती जा रही हो। मैंने गाड़ी गड्ढे में ना कुदाई होती तो तुम्हें चोट लगने से कोई बचा नहीं सकता था। एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। ये शहर का 6 लाइन हाईवे नहीं है, गांव की कच्ची सड़क है। यहाँ पर रॉकेट बनाकर बाइक चलाओगे ना तो गड्ढे में ही गिरोगे। आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। मैडम, मैं तो गांव में नया हूँ, मान लिया मुझे नहीं पता था कि सड़क कच्ची है और उस पर गड्ढे भी है। अब तो यहीं की लगती है ना, तो आप ही थोड़ा आंख खोलकर चल लेती। एक तो सुनैना पहले ही लेट हो रही थी, ऊपर से साड़ी पर आकर लगे कीचड़ ने उसका दिमाग गर्म कर दिया था, और उस पर भी आशीष का लगातार बहस करते जाना सुनैना के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने एक नजर अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर डाली और गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्कूल की ओर बढ़ गई। अगले दिन सुबह सुनैना ने महसूस किया कि वो लड़का आज फिर सड़क के किनारे बाइक लिए पहले से खड़ा हुआ है। सुनैना उसे देखते ही पहचान गई थी, इसलिए जानबूझकर नजरें फेर के तेज कदमों से अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगी। तभी आशीष ने आकर सुनैना के पास हॉर्न बजा दिया। वो कल के लिए सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। सुनैना की तरफ से बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब तीसरे दिन भी सुनैना ने आशीष को उसी जगह खड़े पाया तो उसका सर चकरा गया। ये तो कोई लफंगा लगता है, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। गांव में किसी ने उसे मेरे आसपास देख लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस दिन के बाद से सुनैना ने स्कूल जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। क्या सुनैना और आशीष का मिलना महज इत्तेफाक है? क्या वाकई आशीष एक लफंगा है जो सुनैना के पीछे पड़ गया है, या सुनैना को गलतफहमी हुई है? क्या वैधव्य का दंश झेल रही सुनैना के जीवन में कोई नया मोड़ आएगा, या ये मोड़ धकेल देगा उसे बदनामी के अंधकार में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। अब तक आपने देखा कि सुनैना के पति का शादी के 8 साल बाद असमय मृत्यु हो जाने के कारण सुनैना पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरफ सास के ताने तो दूसरी तरफ 7 साल की बेटी की जिम्मेदारियां। खुद को मजबूत बनाते हुए सुनैना तय करती है कि वो घर में बैठकर आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर पैसे कमाने की कोशिश करेगी, ताकि कल को उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी तरफ सुनैना के ससुर नारायण बाबू गांव में लड़के लड़कियों के रिश्ते करने का काम किया करते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण उनका शादी करने का काम ठप होने लगता है, लेकिन सुनैना अपने कंप्यूटर के ज्ञान से बाबूजी का काम एक बार फिर से ठीक करवा देती है। गांव में ही रहने वाले पटेल काका शहर से पढ़कर आए अपने बेटे आशीष के लिए लड़की ढूंढने का काम नारायण बाबू को सौंपते हैं। आशीष के लिए लड़कियां देखने के बीच एक दिन आशीष नारायण बाबू के घर पहुंच जाता है। आशीष को अपने घर में देखकर सुनैना बुरी तरह घबरा जाती है। अब आगे। मुझे पहले ही लगा था कोई आम लड़का इतनी सारी लड़कियों की तस्वीर देखकर शादी के लिए ऐसे इनकार नहीं कर सकता। मुझे क्या पता था बाबूजी इस लफंगे के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं।
बाबूजी से मिलकर साफ मना कर दूंगी, साफ इनकार कर दे पटेल काका को कि उनके सुपुत्र की शादी के लिए हम लड़कियां नहीं खोज पाएंगे। ऐसे सरफिरे लड़कों से जितना दूर रहे उतना ही सही रहता है। अगले दिन सुबह सुनैना स्कूल जाने के लिए निकली तो कुछ दूरी पर ही उसे आशीष अपनी बाइक पर खड़ा हुआ नजर आया। एक बार तो सुनैना का मन किया कि आशीष का गिरेबान पकड़कर पूछ ले कि आखिर क्यों परेशान कर रहा है उसे, लेकिन फिर उसने लोक लाज के डर से चुप रहने में अपनी भलाई समझी और नजरें नीचे करके स्कूल की तरफ जाने लगी। 2 दिन बीते तो आशीष ने नारायण बाबू को फोन मिला दिया। काका, उस दिन आपने जो लड़कियां दिखाई थी ना, उनमें से एक लड़की मुझे पसंद आ गई है, बल्कि मैंने तो सोच लिया है मैं उसी से शादी करूंगा। आप कहे तो मैं अपने बाबूजी को लेकर आपके यहाँ आ जाऊं, बाकी बातें भी हो जाएंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ, यहीं पर बातें हो जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, वरना हम तो बड़ी गहरी चिंता में डूब गए थे कि पता नहीं आपकी शादी के लिए हम कोई लड़की ढूंढ पाएंगे या नहीं। शाम के समय आशीष अपने पिता को लेकर नारायण जी के यहाँ पहुंच गया था। लाइए नारायण बाबू, दिखाइए कौन सी लड़की फाइनल की है हमारे साहबजादे ने। पापा, मेरी पसंद की लड़की को देखकर इनकार तो नहीं कर देंगे ना आप? पहले वादा करिए कि जो लड़की मुझे पसंद है उसी से शादी करा देंगे। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के लिए लड़कियां ढूंढते ढूंढते हम इतना थक गए कि अब तो तुम लड़की के बजाय घोड़ी से भी 7 फेरे लेने के लिए हाँ कर दो तो उसी से तुम्हारे हाथ पीले करवा दें। क्या पापा, आप भी। ये लो बेटा, यही तस्वीर है जो उस दिन हमने आपको बताई थी। बताओ इनमें से कौन सी लड़की पसंद आई आपको? लड़की वालों से लगे हाथ आपकी बात करवा देते हैं। काका, जो लड़की मुझे पसंद आई है वो इन तस्वीरों में नहीं है। मतलब अभी तो कहा आपने आपको लड़की पसंद आ गई है। जी, लड़की पसंद है, लेकिन ये तस्वीर वाली नहीं। आशीष अभी कह ही रहा था कि तभी सुनैना चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ जाती है। आइए ना, आप भी बैठिए ना। पापा, मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ ना, यही है वो। मुझे तस्वीर वाली लड़कियों से नहीं बल्कि काका की बेटी से शादी करनी है। आशीष की बात सुनकर नारायण बाबू और पटेल साहब दोनों कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। नारायण बाबू तो कुछ देर तक जैसे कुछ भी बोलने की स्थिति में ही नहीं थे और सुनैना चाय की ट्रे टेबल पर पटक कर कब की कमरे से जा चुकी थी। आशीष को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बात पर सभी लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं, जैसे उससे कोई अनहोनी बात कर दी हो। अरे पापा, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो शायद गांव के स्कूल में पढ़ाती है। जब पहली बार उन्हें स्कूल जाते समय देखा था ना, मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं गांव का माहौल समझता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए लड़कियां ढूंढने को कहा। मुझे अंदाजा था कि आप आसपास की सभी लड़कियों की तस्वीर कैसे भी करके मुझ तक पहुंचा देंगे, लेकिन इतनी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद भी सुनैना की तस्वीर मुझ तक नहीं आई। हाँ, वो अलग बात है कि मैं खुद यहाँ पहुंच गया। पापा, आप काका को विश्वास दिला दीजिए कि मैं अच्छा लड़का हूँ और शादी के बाद उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। और हाँ, हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, अपनी बेटी की तरफ से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि ये यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए मुझे लेकर आ रहा है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन पापा, मैंने कोई गलत बात कहाँ की है जो आप ऐसे माफी मांग रहे हैं? अरे मैं तो रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने आज तक उनकी बेटी को कभी सड़क पर रोककर बात तक नहीं की है। मैं तो सीधा बड़ों के माध्यम से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? अरे तुम चलो यहाँ से। तुम्हें शहर भेजकर 4 क्लास इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तुम यहाँ गांव में आकर दूसरों की बहन बेटियों को बेइज्जत करते घूमो। तुमने आज नाक कटा कर रख दी हमारी। अरे किसी के जख्मों को इस तरह से कुरेदते शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कहता हूँ चलो घर, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। अरे लेकिन हुआ क्या है? आखिर क्या कमी है सुनैना में? और मैंने कब किसके जख्म कुरेद दिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। जिस सुनैना की तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारी बेटी नहीं, बहू है। मेरे 7 साल की पोती की माँ है और इस घर की इज्जत है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई या कुछ और समझाऊं? इतना कहकर नारायण जी ने बैठक में दीवार पर फूल माला लगी अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करके आशीष से कहा, ये देख, ये है मेरा बेटा, सुनैना का पति। और कुछ जानना है तुझे? आशीष के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसने देखा बैठक के बाहर पर्दे की ओट में खड़ी हुई सुनैना आंसू बहा रही थी। आशीष नहीं जानता था अनजाने में उसने सबके दिलों को इतनी गहरी चोट पहुंचा दी है। जिस लड़की को वो आज तक इस घर की बेटी समझकर शादी करने के सपने संजो रहा था, वो बेटी नहीं, इस घर की विधवा बहू थी। इस सच ने आशीष को गहरा आघात दे दिया।
पटेल साहब अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गए। ये सब क्या करके आया है तू? अरे किसी की विधवा बहू के लिए उनकी मर्जी के बिना शादी का प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंच गया। कितनी बड़ी बेहूदगी हुई है हमसे, तुम्हें अंदाजा भी है? और उस बच्ची की भावनाओं का मजाक बना सो अलग। नारायण बाबू हमारे बारे में न जाने क्या सोच रहे होंगे। आशीष इस पल में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता मानो खो चुका था। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हुआ। जिस लड़की को पहली नजर में देखते ही उसने उसके साथ जीवन बिताने के सुंदर ख्वाब देख लिए थे, वो एक विधवा हो सकती है, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, सदमा आशीष को भी लगा था। अगले कुछ दिनों तक वो गुमसुम सा अपने कमरे में बंद रहा और फिर हफ्ते भर बाद अपना सूटकेस पैक करके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे ऐसा लग रहा है पापा, मैंने गांव वापस लौटकर कुछ गलती कर दी। मैं शहर में ही ठीक था। मैं वापस शहर जा रहा हूँ, वहीं जॉब करूंगा, पहुंचकर आपको खबर करूंगा। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़ाई पूरी करके लौटा है तू, और तेरे बाबूजी तो वादा कर रहे थे कि तू अब पढ़ाई खत्म करने के बाद यहीं हमारे साथ गांव में रहकर अपने पिताजी का कारोबार संभालेगा। सोचा तो मैंने भी यही था माँ, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। इतने साल से शहर में रहा हूँ, यहाँ एडजस्ट करने में समस्या हो रही है। मैं मिलने आता रहूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब समझ रही हूँ। अरे उस लड़की ने न जाने क्या काला जादू कर दिया तुझ पर। न कुछ सोचा न समझा, बावला हुआ जा रहा है उसके लिए। बेटा 9 साल हुए उसकी शादी को, दुनिया देखी है उसने। मेरा सीधा सादा बच्चा है अभी, जरूर उसने ही शहरी बाबू देखकर लट के झटके दिखाए होंगे। क्या बोल रही हो? कुछ जानती भी हो उसके बारे में कि बस ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगे? उसने कभी मेरी तरफ नजर भरकर देखा तक नहीं, और तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उसके ऊपर। सारी गलती मेरी है। ये सब गलतफहमी मेरे कारण पैदा हुई है, और मैंने भी ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब क्या करूं? इतने साल शहर में रहा, गांव में भी दर्जनों लड़कियों की फोटो देख ली, लेकिन मेरे दिल को वही भा गई, तो उसपे मेरा क्या कसूर? अरे वो एक बच्चे की माँ है, किसी के घर की बहू है, किसी की विधवा पत्नी है। अपने दिल को समझा, ये पाप है, पाप। तभी तो खुद को दूर कर रहा हूं ना इस गांव से, शहर जा रहा हूं। अरे जिस लड़की से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिसने आज तक सीधे मुंह तुझसे बात तक नहीं करी, उसके लिए अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। आप कुछ समझाते क्यों नहीं अपने बेटे को? सारी जिंदगी ऐसे ही सर पर चढ़ाकर रखेंगे? सही गलत का अंतर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? आशीष बेटा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अरे बेटा, अभी कौन सी तुम्हारी उम्र निकल गई है, अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई थी। इस बात को ज्यादा दिल पे मत लो। अरे तुम्हारे लिए अपने जिले की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाएंगे हम, देखना। अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सामान वापस रख दो, भूल जाओ ये सब, जो हो गया सो हो गया। हम कल से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। परिवार के दबाव के कारण आशीष ने शहर जाने का अपना निर्णय छोड़ दिया था, लेकिन ना चाहकर भी बार बार उसके मन में सुनैना का ख्याल आ रहा था। आशीष को पता चल चुका था कि सुनैना गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती है, इसलिए छुट्टी के समय उसने अपनी बाइक निकाली और स्कूल से कुछ देर पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कुछ देर में हल्के रंग की साड़ी पहने सुनैना स्कूल से बाहर आई और पैदल ही खेतों के पीछे होते हुए अपने घर की ओर बढ़ गई। अचानक गांव के 2-3 लड़के आकर सुनैना को घेर लेते हैं। भाभी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अरे मदद की जरूरत तो पड़ती होगी, बेचारी अकेली औरत है, एक बच्ची है, कैसे सब संभालेगी? अरे हमें ना हमारा नंबर ले लो, जब भी जरूरत हो बुला लेना, कहो तो घर तक छोड़ दे। जाओ आप लोग, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो। रोज रोज बदतमीजी करने चले आते हो। अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आए ना तो सरपंच काका से शिकायत कर दूंगी। अरे भाभी तो नाराज होगी। भाभी जी, हम आपकी चिंता में चले आते हैं और आप हमें धमका रही है। उसे उम्र से क्या फर्क पड़ता है, बात तो अभी भी है आप में। आपके लिए तो सरपंच से भी निपट लेंगे। अनाप शनाप अपमानजनक बातें कहते हुए वे लड़के बाइक को लहराते हुए वहां से निकल गए। वहीं दूर खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देख रहे आशीष ने बिना कुछ कहे दूसरे रास्ते से बाइक घुमाई और अपने घर आ गया। ये देख बेटा, ये लड़की है, नाम है मीनाक्षी। पता चला है आसपास के कई गांव के लोग इसके साथ रिश्ते के जुगाड़ में लगे हैं। तू तो बस एक बार हाँ बोल दे बेटा, फिर तू देख कैसे तेरी शादी मैं धूमधाम से मीनाक्षी के साथ करवाती हूँ। तेरी तरह पढ़ी लिखी है लड़की। माँ बस भी करिए ना, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। अब मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं सच में शहर चला जाऊंगा। सुनिए जी, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या उसकी वजह से ये शादी नहीं करेगा, कंवारा बैठा रहेगा? मुझे तो लगा था मीनाक्षी की फोटो देखते ही शादी के लिए हाँ कर देगा।
लेकिन इसने तो फिर से वही तस्वीर देखकर इनकार करना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, झटका लगा है तुम्हारे बेटे को। थोड़ा संभालने का मौका दोगी, समय के साथ सारे जख्म भर जाएंगे। बस तुम थोड़ा हौसला रखो, जल्दबाजी में कई बार बात हाथ से निकल जाती है। पति की बात सुनकर अब आशीष की माँ भी शांत हो जाती है। पापा, मैंने मन बना लिया है, आप बात करिए, मैं अभी भी सुनैना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माना कि सुनैना विधवा है, लेकिन उसके आगे अभी उसका पूरा जीवन पड़ा है। जो उसके साथ हुआ उसका दुख है मुझे, लेकिन जो बीत गया उसके लिए आने वाले कल को तो नहीं झुठलाया जा सकता ना। वैसे भी एक विधवा के लिए अपना पूरा जीवन अकेले बिताना, एक बच्चे को संभालना बहुत कठिन कार्य है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम क्यों करोगे एक विधवा स्त्री से शादी, जिसका बच्चा भी है? कौन सी खोट है तुम्हारे अंदर जो ऐसा बेमेल ब्याह करना चाहते हो? ये संभव नहीं है, कान खोलकर सुन लो। मैं और तुम्हारी माँ इस बात के लिए कभी इजाजत नहीं देंगे। पापा, एक ही बात को बार बार कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। एक नजर में जब मुझे सुनैना के विधवा होने के बारे में पता चला तो झटका तो मुझे भी लगा था, लेकिन हफ्तों तक अपने मन को टटोलने के बाद मुझे समझ में आया कि सुनैना की सच्चाई जानने के बाद भी मेरी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, वो है कि 7 साल की बच्ची की माँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी उम्र निकल गई है। अपने गांव में चलन है 18 की हुई नहीं कि लड़कियों के हाथ पीले कर दो। लड़का चाहे 30 साल तक कंवारा बैठा हो, उससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन बहू एकदम कच्ची उम्र की चाहिए। मुश्किल से 25-26 साल उम्र होगी उसकी, और इतना बड़ा दुख। मैं उसके जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ पापा, मैं शादी करूंगा उससे। एक तरफ पटेल साहब बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ आशीष की माँ सर पकड़कर दहाड़े मारकर रो रही थी। उनके लिए सच को स्वीकार कर पाना असंभव था कि उनका इकलौता काबिल बेटा किसी विधवा औरत से शादी करने के लिए पागल हुआ जा रहा है। बेटा, ये शहर नहीं गांव है। ऐसी बेहूदी बात अगर गांव में किसी ने सुन ली ना तो गांव से और बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। हमारी यहाँ विधवा की दूसरी शादी नहीं होती। इस गांव में विधवा औरत की दूसरी शादी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक शरीफ खानदान की गरिमा में रहकर घर से बाहर काम करने जाती हुई विधवा को इसी गांव के इज्जतदार घरों के लड़के आते जाते परेशान करे, भद्दे कमेंट करे, उसका जीना मुश्किल कर दे, ये चलता है आपके समाज में। एक विधवा को दोबारा जीने का मौका देना बदतमीजी और बेहूदगी, और सड़क चलते उसके साथ बदतमीजी करना और भद्दे इशारे करना, ये संस्कारों की निशानी। क्यों, ठीक कहा ना पापा मैंने? तुम्हारी बातों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। हम नहीं जानते हम तुम्हारे लिए क्या करें। गांव के रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ के माहौल को भी तुम समझते नहीं हो। अरे पूरा गांव दुश्मन हो जाएगा हमारा, और पूरे गांव को छोड़ो, नारायण बाबू खुद विरोध पर उतर आएंगे। तुम उस बच्ची की जिंदगी संवारने की बात कर रहे हो और उन्हें ये प्रस्ताव उनके घर की इज्जत पर डाका लगाने के समान महसूस होगा, और देखना पूरे गांव में बवाल मच जाएगा। मैं खुद बात करूंगा सुनैना से। उसे भी समझने की जरूरत है कि ऐसे जीवन नहीं चला करता। उसकी अपनी भी तो कुछ इच्छा होगी ना। जाने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता, उसे तो जीना पड़ेगा, और इस दुनिया में जीने के लिए किसी जीवन साथी की भी जरूरत पड़ेगी। तुम अकेले सुनैना के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना बात हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। करता हूं मैं कुछ। कमरे में तो क्या आप जाकर उस मनहूस के रिश्ते की बात मेरे राजकुमार से बेटे के लिए करेंगे? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। है कोई पूरे गांव में मेरे आशीष जैसा सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा, काबिल लड़का? 1 दर्जन लड़कियां ब्याह को राजी हो जाएंगी इसके एक इशारे पर। फिर क्यों उस विधवा को बहू बनाऊं? क्या मजबूरी है हमारी? देखो सुधा, शांत हो जाओ। वो लड़की नहीं, तुम्हारा लड़का जिद लिए बैठा है कि शादी उसी से करेगा। उस लड़की को दोष देना सही नहीं होगा। मुझे सोचने दो कि आगे क्या किया जाए। अरे जाइए, आपकी समझ में नहीं आएगा। मर्द को लुभाने के 70 तरीके आते हैं औरत को, और वो तो 10 साल की ब्याहता है, सब टोट के पता है उसे। मेरे सीधे साधे लड़के को फंसाकर अब अनजान बन रही है। उसे तो मैं ठीक करती हूँ। मुझे अकेले में मिल गई ना तो चोटी पकड़कर ऐसा पीटूंगी कि त्रिया चरित्र भूल जाएगी। सुधा, बावली मत हो। उसके पति को गए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। जो सुनेगा हमें ही गलत कहेगा। सारे जमाने की सहानुभूति अभी उसी के साथ है। सारे गांव को दुश्मन बनाना चाहती हो क्या? और वैसे भी उसकी गलती नहीं है। जो समझाना है अपने बेटे को समझाओ। वो कौन सा इससे शादी करने के लिए मरी जा रही है? सुधा दिन रात बस यही सोचने में बिता रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे उसके इकलौते बेटे के दिमाग से उस सुनैना का भूत उतर जाए। लेकिन असल में कोई भूत हो तब उतरे ना। आशीष ने तो सुनैना की सादगी से प्रेम कर लिया था
और जो सच्चा प्रेम होता है वो दिल और दिमाग से इतनी आसानी से उतरता थोड़ी ना है। जो 2 पल का आकर्षण होता तो सुनैना के शादीशुदा होने और एक बच्चे की मां होने की खबर सुनकर कब का दूर हो चुका होता। लेकिन आशीष के इरादे तो जैसे और पक्के हो गए थे। क्या हुआ आगे? क्या सुनैना आशीष को अपना पाएगी? क्या सुनैना के मन में भी आशीष के लिए जगह है, या फिर ये प्यार एक तरफा है? क्या सुनैना के सास ससुर इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि उनकी बेटे की ब्याहता पत्नी से कोई लड़का शादी करने की इच्छा जता रहा है? कहानी के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए कहानी के अगले भाग में हमसे जरूर जुड़े। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।